आपके साथ हिमानी नथानी। तो न्यूज नेशन लगातार सिलसिलेवार राज्यवार तरीके से आपको एग्जिट पोल्स दिखा रहा है कि किस राज्य को कितना जो तस्वीर है वो क्या निकल कर आ रही है और कितने नंबर्स, कितनी सीट्स यहां पर मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जो चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया, वो चाहे रसगुल्ला राजनीति हो या फिर हिंसा की खबरें ही क्यों ना हो। जी हां, हम यहां पर बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर इस चुनाव में हर चरण में, अगर हम 7 चरणों की बात करें तो 7 चरणों में हिंसा की खबरें यहां से आती रही लगातार। यहां पर चाहे वो जय श्री राम की बात हो या तमाम ऐसी चीजें, जैसे हम रसगुल्ला राजनीति की भी यहां पर बात कर रहे हैं, तो इस तरह की तमाम चीजें यहां से बार बार उठती रही, बार बार आती रही। आंकड़े हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या तस्वीर इस बार दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी दमदार दस्तक देती हुई नजर आ रही है, जैसा कि वो उम्मीद लगाए बैठी है वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से? क्या ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या वो दीदी के इस खिले को सेंध लगाती हुई नजर आ रही है? जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी सबीना के पास। सबीना, ओवर टू यू। शुक्रिया हिमानी। और अब की बार किसकी सरकार, हालांकि 23 मई को यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन न्यूज नेशन ने जो अपना एग्जिट पोल निकाला, जिसके आंकड़े लगातार हम कल शाम से ही बड़ी महाकवरेज के जरिए रख रहे हैं। फैक्ट्स यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ आंकड़े यहां पर कहते हैं। दरअसल शुरुआत करते हैं कि किसको कितने प्रतिशत वोट यहां पर पश्चिम बंगाल में मिले हैं। बीजेपी का जिक्र करें तो 30, कांग्रेस के खाते में वोट प्रतिशत 10, टीएमसी की बात करें तो 36 तक यहां पर जाता हुआ नजर आता है। लेफ्ट का जिक्र करें 34 साल तक राज किया, हालांकि 18% यहां पर वोट प्रतिशत दिखाई देता है। और अदर्स की बात करें तो ये 4 है, और वहीं पर नोटा का जिक्र करें तो महज ये 2 है। हालांकि नोटा गिना नहीं जाता, लेकिन फिर भी क्योंकि 2014 से ही इसकी शुरुआत यहां पर हुई तो इससे ये बेहद खास हो जाता है। न्यूज नेशन का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है यहां पर हम आपको लगातार बता रहे हैं। बीजेपी का जिक्र करें तो जो बीजेपी महज 2 सीटों में सिमट कर रह गई थी 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद, वो 10 से 12 तक इस बार पहुंचती हुई नजर आती है। यानी कि मोदी लहर भले ही तब ना दिखाई दिया हो, लेकिन अब फिलहाल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 2 से 4 सीटों में सिमटती नजर आती है। पिछली बार 4 सीटें जरूर कांग्रेस ने हासिल कर ली थी। टीएमसी को यहां पर घाटा होते हुए नजर आता है। 26 से 28 सीटों में सिमट कर रहना पड़ सकता है। पिछली बार 34 सीटों को काबिज करने में कामयाब हुई थी। और लेफ्ट की स्थिति इस बार भी वही दिखाई दे रही है, 2 सीटों में सिमट कर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स भी यहां पर रखते हैं और आसानी होगी। एनएन का जो एग्जिट पोल लगातार सामने आया, यानी कि बीजेपी 10 से 12 सीट, तो 2014 की बात करें तो सिर्फ 2 सीटें यहां पर बीजेपी को हासिल हुई थी। तब भी बीजेपी ने काफी उम्मीद लगाई थी वेस्ट बंगाल से। कांग्रेस 2 से 4 सीटें हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार 2014 में 4 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई थी। टीएमसी का जिक्र करें तो न्यूज नेशन का एग्जिट पोल यह कहता है कि 26 से 28 सीटों में टीएमसी सिमट कर रह जाएगी। हालांकि 2014 के फैक्ट्स भी यहां पर आपके सामने है। 34 सीटों पर टीएमसी काबिज हुई थी। लेफ्ट तब भी 2 थी और अब भी हमारे एग्जिट पोल में 2 यहां पर नजर आती है। तो लगातार फैक्ट्स यहां पर हम सामने रख रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा सियासी समीकरण है पश्चिम बंगाल का वो सामने आता है। बहुत जल्द यहां पर बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल 2 भागों में दरअसल बटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ की 11 सीटें और 31 सीटें साउथ से यहां सामने आती है और इसी का ये पूरा समीकरण आगे जाता है। एक बार फिर से स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं। मेरे सहयोगी दीपक चौरसिया मौजूद है और साथ ही हिमानी भी हमारे साथ लगातार वहां से बनी हुई है। ओवर टू यू हिमानी। प्रिया, सबीना, दीपक जी थोड़ी देर में बस जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, लेकिन इस बीच जिस तरह से सबीना हमको ये आंकड़े दिखा रही थी, वो आंकड़े ये बता रखे हैं, दर्शा रखे हैं, चाहे वो वोट शेयर की बात हो, चाहे वो सीट्स की बात हो, कि बीजेपी एक दमदार दस्तक देती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। जबकि दीदी की अगर हम बात करें तो उनके खात्मे की आहट एक यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो हमने यहाँ पर देखा। लेकिन इस बीच अगर हम थोड़ा सा आपको पीछे लिए चले, ये 11 मई से जो पहले चरण से लेके और 19 मई तक ये जो 7वां चरण और अंतिम चरण हुआ, इस दौरान किस तरह की हिंसा और क्या कुछ राजनीति देखने को मिली पश्चिम बंगाल में, एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल कभी वामपंथ का गढ़ हुआ करता था। 2011 में वामपंथ को उखाड़कर ममता बनर्जी ने बंगाल को एक नई शुरुआत दी थी, जिसका असर 2014 के लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखा। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2, तो वहीं वाम दल को 2 सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में न वामपंथ की चली, न कांग्रेस की और न ही मोदी लहर। बंगाल में केवल दीदी का ही डंका बजा। लेकिन बंगाल में बीते 5 सालों में बीजेपी ने जमकर पसीना बहाया है, इसीलिए लगातार बीजेपी का जनाधार बढ़ता चला गया। आज बीजेपी को बंगाल के लोग नंबर 2 की पार्टी कहने लगे हैं। 2016 के पंचायत चुनाव में बीजेपी सीपीएम को पछाड़कर नंबर 2 की पार्टी बन गई, जिससे बीजेपी के वोट प्रतिशत में बड़ी बढ़ोतरी हुई।
बंगाल के चुनाव में बड़ा मुद्दा इस समय हिंसा है। बंगाल में ये तो साफ है कि इस बार मुकाबला मोदी बनाम ममता का हो चुका है। शिक्षित युवाओं का रोजगार के अभाव में बंगाल से बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों की ओर पलायन मुख्य मुद्दा बना। साथ ही बंगाल में बड़ा विदेशी निवेश भी नहीं हुआ। किसानों की हालत दीदी के राज में भी वैसी ही रही जैसी कम्युनिस्टों के राज में थी। लेकिन मजबूत कैडर के कारण दीदी का गढ़ काफी मजबूत दिखता है। तृणमूल ने 17 महिलाओं को लोकसभा का टिकट दिया, जिसमें 4 फिल्मी सितारे हैं। आसनसोल सीट से मशहूर अदाकारा मुनमुन सेन का सीधा मुकाबला पिछली बार के सांसद बाबुल सुप्रियो से है। वैसे बाबुल का नाता भी फिल्मों से पुराना है। वो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर रहे हैं, इसीलिए इस सीट का चुनाव फिल्मी पटकथा जैसा लग रहा है। बंगाल में दीदी के किले को फतह करने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव कैंपेन में उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम, बसीरहाट, मथुरापुर और डायमंड हार्बर सीट पर रैलियां की। पीएम मोदी ने यहां हर चरण में औसतन 2 रैलियां की है, जिसमें गो तस्करी और अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया गया। मोदी हो या फिर ममता, हर किसी ने वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। ऐसे में वोटर ने दीदी के वादों पर एतबार किया है या फिर बदलाव के लिए वोट किया है, इसका पता तो 23 मई को ही चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता सभी नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, अखिलेश और मायावती से भी मुलाकात की। अब वो कोलकाता गए हैं ममता बनर्जी से मिलने। दरअसल चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे हैं कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है और ऐसे में अगर गैर एनडीए सरकार बनानी है तो किस तरह की कवायद करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एसके दत्ता साहब है, डॉक्टर एसके दत्ता, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अभिलाष खांडेकर जी हैं और साथ ही साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो सबसे बड़ा और मौजूद सवाल है, कहीं आपको तो नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं एग्जिट पोल को देखने के बाद? हाँ, देखिए, एग्जिट पोल तो देखने के बाद लगता है कि ये एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो न्यूज़ नेशन ने 280 से 290 सीटें दी हैं, लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल है तो किसी ने 350 और किसी ने 365 सीटें एनडीए को दी हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में तो संभावनाएं हमेशा रहती हैं। 23 तारीख को जब तक नंबर सामने नहीं आएंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। पहले भी हमने देखा है कि कई बार एग्जिट पोल में ट्रेंड तो हो जाता है। कुछ संभावनाएं भी नहीं दिख रही उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। नहीं, कई बार क्या होता है कि एग्जिट पोल में ट्रेंड तो ठीक आते हैं, लेकिन नंबर बिल्कुल ठीक नहीं आते। अगर कहीं कसर रह जाए, अगर कहीं होपिंग अगेंस्ट द होप, होपिंग अगेंस्ट द होप, उसी पर दुनिया कायम है। डॉक्टर एसके दत्ता मुस्कुरा रहे। डॉक्टर एसके दत्ता, बंगाल की राजनीति में बीजेपी का नंबर 2 हो जाना, और उन्होंने 23 सीटों को टारगेट किया था जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, उसी के आसपास पहुंचना, आपको ये आश्चर्य लगता है या ममता बनर्जी ने खुद अपनी हरकतों से इसको इनवाइट किया था? आश्चर्य तो नहीं लगता है दीपक जी। आपने जो सवाल किया है, आपके सवाल पे ही जवाब छुपा हुआ है। ममता दीदी ने जिस तरह से रक्तपात के लिए खुला छूट दी है बंगाल में, वही बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते आज इस तरह का नतीजा दिखाई दे रहा है, या फिर 23 तारीख को इस तरह का नतीजा दिखाई देगा। सवाल यहाँ पे ये है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी विचारधारा कुछ भी क्यों ना हो, पर जनता तो आपके प्रदेश में सुरक्षित रहना चाहिए ना, बेशक वो घोर विरोधी ही क्यों ना हो। आप अगर वहां पे बोलते हैं सरेआम धौड़ 23 तारीख के बाद इनका करेंगे विचार, एदेर विचार कर 23 तारीखेर पर, मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि इनको पकड़ो, 23 तारीख के बाद इनका विचार करो। तो उसका मैसेज क्या जाता है? मैसेज यही जाता है ना कि आप सीधा खुला छूट दे रहे हैं तानाशाही को। जब आप इस तरह के मैसेज जब देते हैं, बंगाल एक बुद्धिजीवी समाज का केंद्र रहा है, वहां पे इंटेलेक्चुअल ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विंग या फिर अगेंस्ट स्विंग करने के लिए। और जब इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट होती है बंगाल, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत अलर्ट स्टेट है, क्लोज कॉन्टेस्ट में आपके जरा सा भी स्लिप ऑफ टंग आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जहां चंद्रबाबू नायडू जी की जो कलकत्ता में जाने की जो बात है दीपक जी, मैं इसको एक हॉपिंग एंड कैचिंग एक्सरसाइज कहता हूं। हॉपिंग एंड कैचिंग एक्सरसाइज, और वही हॉपिंग कैचिंग चल रहा है। क्या आप डॉक्टर दत्ता की बात से इत्तेफाक रखते हैं, या जैसा दीपक जी ने यहाँ पर कहा कि खुद ही इनवाइट किया है, या फिर आप ये देख रहे हैं कि भाई बीजेपी ने जो संघर्ष
संघर्ष किया था, जो स्ट्रगल किया था, उसको उसका फल मिल गया। देखो, मुझे तो लगता है कि मेहनत का फल मिलता ही है व्यक्ति को। जिस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके 2014 से अमित शाह बंगाल के ऊपर निशाना लगाए हुए हैं और उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ काम किया है, और उसके बाद यदि ये रिजल्ट नहीं मिलते तो मेरे को उसका आश्चर्य होता, क्योंकि उसका कारण है कि ममता जी ने बंगाल को एक तरफ ढकेल दिया था पूरा, और वहां पर एक पॉकेट में ऐसा भी वोटर था जो भारतीय मेन स्ट्रीम में आना चाहता था। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उनके जो मुद्दे हैं, उनके साथ जुड़ना चाहता था। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके जमीन मुहैया कराई, और उसके साथ में आज ये सीट्स आपको वहां पर दिख रही है। यदि एग्जिट पोल ठीक है जी कि लेफ्ट का जो है वो ममता को चूंकि नहीं चाह रहा था, तो इसलिए वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्टरनेट दिया और लोग उसकी तरफ झुके, लेकिन जो कदम ममता ने उठाए, जैसे मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है, उन्होंने कह दिया कि जो दुर्गा विसर्जन है उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए या पहले प्रायोरिटी मुहर्रम के जुलूस को दी जाए। उन्होंने मदरसों, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मुस्लिम छात्राओं को साइकिल, ऐसी तमाम चीजें की। आपको कहीं लगता है कि ये भी ध्रुवीकरण का बंगाल में एक बड़ा कारण बना, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां एक अच्छी जगह बनाई? हाँ, देखिए दीपक, ऐसा है कि पोलराइजेशन सबसे पहले वहाँ टीएमसी ने शुरू किया। बंगाल में 28% मुस्लिम्स हैं, और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पहले मुस्लिम वोट लेफ्ट को भी जाता था, कांग्रेस को भी, लेकिन ममता बनर्जी को ये एक नए जो काम करे, मुस्लिम अपीजमेंट की जो उनकी पॉलिसी थी, उसके तहत काफ़ी सारा वोट बैंक फिर टीएमसी को जाने लगा। तो अब फिर क्या हुआ कि इससे कुछ डिसग्रंटेड लोग थे, वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ आए। दूसरी चीज़, बीजेपी को जो फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा ये था कि लेफ्ट पार्टीज वहाँ करीब करीब ख़त्म हो चुकी थी। कांग्रेस का जो वोट बैंक पिछले इलेक्शन में देखें तो 10% से कम था। तो एक वहाँ अपोजिशन का जो विकल्प था वो बीजेपी ने एक लोगों के सामने रखा, और वो लोग सारे के सारे जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी से परेशान थे, प्लस वहाँ पोलराइजेशन एक और था कि ममता को हटाएं या ममता को वोट दें। आपने देखा होगा कि ये जो डेटा है, ये जो न्यूज़ नेशन का डेटा है, उसमें सरप्राइजिंगली टीएमसी का जो वोट था पिछली 2014 में जो 14% था, उसमें इस बारी 4% कम हुआ है। इसका मतलब कि जिन लोगों ने पहले टीएमसी को वोट दिया था, उनमें से 4% लोगों ने इस बारी बीजेपी को वोट दिया है। तो बीजेपी को जो वोट मिला है वो लेफ्ट से भी मिला है, और टीएमसी का जो ओरिजिनल जो वोट बैंक था उससे भी मिला है। तो ये हम कह सकते हैं कि इन सब चीजों का बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिला। और जिस तरह से दीपक जी ने ये कहा कि वो मुहर्रम की बात कर रहे थे और प्रतिमा विसर्जन की, तो मतलब बीजेपी भी ये विश्वास जगाने में कायम रही कि वो जो बहुसंख्यक हिंदू जो है कि उनके साथ किस तरह से ये पक्षपात हो रहा है, तो इसमें सफल रही है वो। हाँ, बिल्कुल ठीक। देखिए, बीजेपी की तो ये पॉलिसी पूरे के पूरे देश में थी। पूरे के पूरे देश में जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो जो पोलराइजेशन की थी, वो बंगाल में पोलराइजेशन का काम ममता बनर्जी ने पहले ही शुरू कर दिया था। तो इसलिए बीजेपी के लिए वहाँ एक फर्टाइल वो था, ग्राउंड था। बीजेपी वहाँ गई, ये सब करने में उसको आसानी हुई। लेकिन बीजेपी ने पिछले 5 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आरएसएस के वर्कर्स ने वहाँ बहुत मेहनत करी, और इस सब का मिला जुला के जो निष्कर्ष है वो ये है कि आज बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी है। डॉक्टर दत्ता, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, बंगाल यानी लेफ्ट बंगाल एक जमाने में कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करती थी। क्या कारण है कि ये दोनों पार्टियां वहां पर हाशिए पर जाती रहीं और भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेस मिला? देखिए दीपक जी, जहां कांग्रेस की जहां बात आती है, आज़ादी के बाद बेशक यह है कि कांग्रेस का वहां पे वर्चस्व रहा है, और सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल के एक बहुत ही जुझारू चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस से। पर उसके बाद जो आपके जब वहां पे सेंस ऑफ एलिनेशन जब शुरू हुआ बंगाल में, और खास करके उसको जब वाम फ्रंट ने भुनाने की कोशिश की, तो उस दौरान जो सिद्धार्थ शंकर रे ने जो क्रीम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स जो है, जो जिन्होंने विरोध किया था, चाहे वो सेंट जेवियर्स कॉलेज हो, प्रेसिडेंसी कॉलेज हो, उनको जो सरेआम गोली से उड़ा देना, मतलब कि बंगाल के अलग अलग शहरों में और कलकत्ता शहर में, वो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस का धराशायी होने का कारण हो गया था। वाम फ्रंट ने उसको कैपिटलाइज किया है एक बड़ा सा जामा पहना के लैंड रिफॉर्म्स का, जमींदारी को खत्म करने का, और गरीब जनता के बीच में लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए।
और शुरुआत की जो टेनियर रहा लेफ्ट का वो तो बहुत अच्छा था, पर उसके बाद उसी गुंडागर्दी पे लेफ्ट भी उतर आए और उसके चलते कहीं ना कहीं पे जो लोग लेफ्ट को एक रक्षक मानते थे वही लोग बाद में उसको भक्षक मानने लगे। और साहब ज्योति बसु 22 साल तक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री, और उसके बाद 11 साल और लेफ्ट का वो रहा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी भी आए, पर वहां पे ऑपोजिशन स्पेस को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया था। ममता बनर्जी उस ऑपोजिशन स्पेस को कैपिटलाइज करने में कामयाब रही। लोग तो वहां पे ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे एक विकल्प। जैसे ही उनको वो विकल्प नजर में आया, टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गए। पर दुर्भाग्यपूर्ण मां माटी मानुष लेके जो टीएमसी आई थी ये नारा देके, और मतलब एक परिवर्तन का एक वो देके, ममता दीदी जिस तरह से परिवर्तित हो गई, लोगों को लगा कि ये तो मतलब और ज्यादा खतरनाक हो गया है, और उसके ऊपर आपकी माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स आ गई। तो हम पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल का विश्लेषण कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ शिशिर बिजोरिया जी जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिशिर जी, एक शिकायत भारतीय जनता पार्टी से जरूर रहती है कि लेफ्ट ने जिन हथकंडों का इस्तेमाल किया कांग्रेस को हटाने में, ममता ने जिन हथकंडों का इस्तेमाल किया लेफ्ट को हटाने में, ऑलमोस्ट वही काम आप कर रहे हैं ममता बनर्जी को हटाने के लिए, और यही कारण है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। क्या इसके बिना कुछ करना, ममता को हटाना संभव नहीं लग रहा था आपको? जी, जो आप राजनीतिक हिंसा की बात कर रहे हैं, हमारे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं, 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं, युवा पेड़ से लटका दिए गए हैं, हम तो मार खा रहे हैं, हम इस परिस्थिति में लड़ रहे हैं। हमने कोई हिंसा का पथ नहीं लिया, हिंसा में के तो शिकार हम हो रहे हैं। एक छोटा सा आपको केवल ये बता दूं, आरोप तो आप पर भी लगते रहे, जैसे आपने रोड शो के दिन आप पर आरोप लगा कि आप पश्चिम बंगाल के बाहर से लोगों को लेकर आए थे और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर, आम लोगों पर वहां पर आक्रमण किया। यह आरोप आप पर लगा था, और अगर आप आरोप लगाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस भी आप पर आरोप लगाती है, बाकी पार्टियां भी आप पर आरोप लगाती हैं। सरासर गलत है, सरासर गलत है। पुलिस का रिपोर्ट देख लें, जो कलकत्ता पुलिस ने जो रिपोर्ट जारी किया, फिर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को सड़क पर खड़े होकर बयान देना पड़ा और वो रिपोर्ट को प्रत्याहार करना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदया खुद आके सड़क पे कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को झाड़ी हैं, सरेआम झाड़ी हैं। और ये तो बहुत क्लियर था कि उस दिन जो रोड शो हुआ उसमें, एक बात बताइए ना, जब बारात जा रहा है, जब दूल्हा बारात में जा रहा है, तो बाराती कभी उसमें पथराव करते हैं? हम क्यों अपना रोड शो को हम खराब करने जाएंगे किसी पे पथराव करके? और वहाँ पर जो ब्लैक फ्लैग पहले से तैयार था, पुलिस क्यों नहीं हटाया उन्हें? जो लोग हॉस्टल में बैठे हुए थे उनको क्यों वहाँ रहने दिया गया? वहाँ तो स्कूल बंद था, वो कॉलेज बंद था।